राजस्थान से संबंधित इसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो इसके साथ ही ये क्रांति वाला टॉपिक जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यह बताना है कि राजस्थान में जो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होती है वो कहां हुई थी? नसीराबाद में। ये मैं आपको बता देता हूं। नसीराबाद के बाद में दूसरा कौन सा स्थान था जहां क्रांति होती है राजस्थान में? तो नसीराबाद के बाद का स्थान बताना है। तो ये लिख के बताना है, कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इसके साथ ही कई विद्यार्थी कहते सर ये वाली बुक कौन सी है, ये तो हमने कभी देखी नहीं। कि आपने जो 9th में पढ़ाई थी वो तो दूसरी थी। वो देखिए, वो 6 से 10th की आरबीएसई की किताबें थी सामाजिक विज्ञान की, और ये लास्ट ईयर से जो है ये किताबें नई ऐड हुई है। लास्ट ईयर से या इस साल से, शायद लास्ट ईयर से ही हुई है। तो ये नई किताबें ऐड हुई है हमारा राजस्थान इस नाम से। तो उसमें अलग से ये किताब लगी है। तो ये सिर्फ राजस्थान जीके से संबंधित है। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम। तो स्लूम्बर और कोठारिया का योगदान। आहुआ यानी जोधपुर। अब जोधपुर का मतलब जो है, आहुआ यहां ब्रैकेट में जोधपुर लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आहुआ वर्तमान जोधपुर में है। उस वक्त जोधपुर रियासत का भाग था, उस संदर्भ में यह आहुआ यहां लिखा है। आहुआ वर्तमान में स्थान में पड़ता है पाली में। के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंतों स्लूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। देखिए जोध सिंह जो है, जोध सिंह नाम आता है वैसे मेनली। तो अब चूंकि यहां जोध सिंह है, तो हो सकता है कि कभी डायरेक्ट अगर इन किताबों में से क्वेश्चन उठा तो हो सकता है एग्जामिनर जोध सिंह भी लिख दे। जोध सिंह नाम है मेनली, आप ध्यान रखना इस चीज का। अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों के भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को स्लूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहां शरण दी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो कौन से 2 थे ठाकुर जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता दी या सहायता की? तो ये स्लूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। स्लूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। आप इससे एक चीज ये समझ सकते हैं कि ये सामंत इस समय भी, कई सामंत कितने मजबूत थे, इनकी शक्तियां छीन ली फिर भी मजबूत थे। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहेब और उनके परिवार को भी शरण दी और सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर स्लूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। मेन बात यह है कि आपको इन 2 ठाकुरों का नाम ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से जो सहायता करने वालों में आता है। एक तो स्लूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। इन 2 व्यक्तियों का नाम आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। तो 1857 की जो क्रांति है वो असफल हो जाती है, और अब जो पहले शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, अब वो डायरेक्ट किसके पास में चला गया? जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, उनके पास में चला जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से सभी नरेशों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इनका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जन साधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा।
तो ये चीज देखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा, चूंकि अब अंग्रेज वगैरह डायरेक्ट शासन वहां ब्रिटिश हाथ में चला जाता है, लेकिन इस 1857 की क्रांति ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया कि अगर हम ढंग से एकजुट होकर के प्रयास करते तो ये अंग्रेज यहां से निकल जाते हैं। तो अब स्कूल वगैरह बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार होगा, नए मध्यम वर्ग का जन्म होगा, जो कैसा होगा, शिक्षित, जिसने हमेशा से क्या किया है, नेतृत्व किया है। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब पूरी तरीके से किस पर निर्भर हो गए, अंग्रेजों पर। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। राजस्थान के राजा थे, अंग्रेजों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, झुकने की। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। ये मेन रियासतें तो आ गई सारी। ये जयपुर इतनी बड़ी रियासत थी, ये अलवर हो गया, उधर भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो जो मत्स्य संघ वाली रियासतें हैं सारी उधर वो हो गई। करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, बीकानेर वाले तो इस पूरे राजपुताना से ही बाहर चले गए थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़, ये सब ने इनका सहयोग दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आपको मैंने बताया कि मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, जो कि बिल्कुल उम्र के लास्ट मोड़ पर थे, एक प्रकार से बुजुर्ग ही थे, तो सबने इनको अपना नेता स्वीकार किया था। किन्होंने, क्रांतिकारियों ने। और जो स्थानीय विद्रोही थे स्थान स्थान पर, उन्होंने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया था, पर किसी ने इनका साथ नहीं दिया। और मैं आपको यहां इस चैप्टर में एक और महान व्यक्ति है जिसका जिक्र नहीं आया, तात्या टोपे। तात्या टोपे भी राजस्थान आता है क्योंकि उसने राजस्थान के बारे में सुन रखा था कि राजस्थान के राजा एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं और अपने बलिदान देने वाले, वो उस भरोसे तात्या टोपे राजस्थान आया था। 2 बार ये राजस्थान आता है और दोनों बार इस बेचारे को असफलता हाथ लगी और ये यहां से चला गया। ये लगभग हर रियासत में गया था। ये जब 1857 की क्रांति को गहराई से और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पूरी तरह फैक्चुअल, तो ये राजस्थान की सब रियासतों में चक्कर लगा चुका था ये, लेकिन इसको किसी की भी ओर से सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो निराश होकर के इसे यहां से जाना पड़ा। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। आपस में जिसको एक कहते हैं वो सहयोग वाली जो भावना होती है, और एकता नहीं थी। संपर्क करने के इनके पास इतने साधन नहीं थे विद्रोहियों के पास। अब जैसे अंग्रेज वगैरह हैं, उनके पास तो थे साधन, लेकिन जो क्रांतिकारी थे, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे या जो लोग थे बहुत तो हाई फाई, जिनके पास सब कुछ सुविधाएं थी, तो संपर्क का भी अभाव था, फटाफट संपर्क नहीं कर पाते थे। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। आप जानते हैं कि जो क्रांति की शुरुआत के लिए डेट निर्धारित की गई थी भारत के स्तर पे, वो 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई से ही, मेरठ से। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज समय से पहले भी अगर हो जाती है तो उसके भी रिजल्ट जो हैं वो खराब हो जाते हैं, सब कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर फटाफट ये करा दो, फटाफट ये करा दो, सर फटाफट ये करा दो। जो चीज सही तरीके से होती है वो वैसे ही होनी चाहिए और आपको भी उसी तरीके से याद करनी चाहिए, तब जाकर के वो चीज आपका परिणाम उसको आपको मिलता है। तो जल्दी के चक्कर में अगर ये 31 मई को एक साथ पूरे भारत में होती तो हो सकता है क्रांति का स्वरूप कुछ अलग होता और अंग्रेज यहां से उसी टाइम ही भाग जाते। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि ने नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। ये मैंने अभी आपको तात्या टोपे का भी जस्ट ऊपर ही जिक्र किया था। किसी ने नहीं किया था। जो ये जितने भी शासक वगैरह थे राजस्थान के, ये इतनी बड़ी बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में नाम आता है मारवाड़ का, मेवाड़ का और जयपुर का।
तो इन्होंने तात्या टोपे को कोई सहयोग नहीं दिया। ये बहुत आशा के साथ में आया था, एक बहुत वीर योद्धा था ये, लेकिन नहीं मिला सहयोग। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। अब देखिए कहां मेवाड़ जब पढ़ते हैं, मेवाड़ एक अलग ही चीज है। जब राजस्थान का इतिहास जब मैं पढ़ाता हूं तो जब मेवाड़ पढ़ाते हैं तो एक अलग ही चीज अंदर से फील होता है। वो त्याग, बलिदान, वो चीजें 18वीं शताब्दी के बाद, फिर चाहे वो मेवाड़ हो चाहे कोई सा भी हो, सभी शासकों का जो है वो एक तरह से उनमें गिरावट ही आती है, नैतिक रूप से भी सबका पतन शुरू हो जाता है। जैसे एक तरह से गुलामी की आदत लग जाती है, अधीनता की। और आप ये देख सकते हैं कि कहां मेवाड़ का क्या इतिहास था और कहां ये अभी ये स्थिति आ चुकी है कि उन क्रांतिकारियों के जो एक पत्र व्यवहार वगैरह करने वाली चीजें थी वो भी ब्रिटिश अधिकारियों को इन्होंने सौंप दी। तो इसके बाद है राजस्थान अनेक देसी रियासतों में बंटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। देखिए आपके दिमाग में एक ही चीज आ सकती है कि जैसे ये राजस्थान था तो इसमें ये रियासतें थी, तो इन्होंने एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं किया। ये उस टाइम रियासतें थी जरूर, आज आपको नजर आती है कि राजस्थान के अंदर ये रियासतें थी, आज ये राजस्थान एक है। उस समय ये सब अपने आप में एक देश थे, ये 1947 तक। और ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने शासन करने के लिए एक पूरा इस तरह से एक अलग बना दिया था राजपूताना, कि ये इधर इधर वाला क्षेत्र है और मुख्य रूप से कौन से शासक राज करते हैं, राजपूत। तो उन्होंने राजपूताना के रूप में एक अलग से बना दिया कि ठीक है हमें शासन करने में सुविधा रहे। और इस राजपूताना में इतनी ये रियासतें, फिर भी ये थे तो सब अपने आप में एक अलग देश ही है ये। तो आज कहीं कोई समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान के अंदर आप जान रहे हैं आप कितनी आज प्रॉब्लम आ रही है, तो दुनिया में कितने दूसरे देश हैं जो वहां के लोगों की सहायता करने के लिए आगे, कि नहीं नहीं वहां बहुत गलत हो रहा है, सारी दुनिया जानती है कि वहां गलत हो रहा है। तो कौन सी कंट्री है, कितने देश हैं जो वहां सहयोग करने के लिए, अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए गए हैं। तो उसी तरह से स्थिति एक तरह से वही थी, यहां सब अपने आप में ये देश है, ये बीकानेर अपने आप में एक अलग देश है, अलग मुल्क, अलग कंट्री है। तो कहां तारतम्यता होगी, कहां कोई कैसे आपस में संपर्क करेंगे। और उस टाइम ना तो कोई फोन वगैरह भी नहीं होते थे, कोई फेसबुक भी नहीं था कि मेवाड़ महाराणा ने इनको मैसेज किया जयपुर वाले को, अरे महाराजा जी क्या कर रहे हो, अरे बस अभी आज यूं ही बैठा हूं, आपकी फेसबुक आईडी चेक कर रहा था। आजकल ऑनलाइन नहीं आते आप, और मैं मैसेज करता हूं उसका जवाब भी नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, वो सिस्टम तो था नहीं। इनको यही नहीं पता होता था कि अगले की फोटो कैसी है, जो राजा है वो कैसा दिखता है। कभी कोई मिलते होंगे तो दिखता होगा, बाकी कोई सामान्यतः कब मिलना होता था। तो अनेक देसी रियासतों में बंटा हुआ था, उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। ये चीज देखिएगा कितनी जबरदस्त है। हम कहते हैं कि कई बार हमें सफलता के लिए पूरा त्याग और बलिदान देना चाहिए, त्याग और बलिदान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो त्याग बलिदान देते रहो। वो बॉर्डर फिल्म आती है, उसमें वो जो भैरव सिंह का रोल करता है ना सुनील सेठी, वो एक आता है जब वो सनी देओल सबको मोटिवेट कर रहा होता है और कि भाई मुझे कंपनी की ओर से ये आदेश मिला कि हम तो 120 हैं और जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो तो पूरी आर्मी है, पूरी सेना है, वो तो 2000 2500 कितने भी हैं कुछ नहीं पता उनका। तो आर्मी के जो चीफ हैं, हमारी जो कंपनी, हमको ये ऑर्डर दिया कि आपकी इच्छा पर है, आप चाहो तो वहां टिके रहो, नहीं तो वहां से निकल जाओ। तो उसमें सनी देओल कहता है कि मैंने यहां रुकने का फैसला किया है, मैं आप लोगों का मत जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो। तब उसमें सुनील शेट्टी कहता है कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। तब सनी देओल कहता है कि भैरव सिंह आज मरने की बात की, आज के बाद कभी मरने की बात मत करना। जंग हमेशा दुश्मन को मार करके जीती जाती है, खुद मर करके नहीं जीती जाती, इतिहास गवाह है इसका। आप समझ रहे हैं इस चीज से कि क्या मतलब है उसका। त्याग बलिदान की भावना जरूरी है,
लेकिन उसके साथ आपको एक रणनीतिक रूप से, एक स्ट्रेटेजी के रूप में चीज अपनानी पड़ती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो राजा होता है उसको ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव नेचर का जो राजा है वो इतिहास में सक्सेस नहीं हुए हैं, आप कभी भी देख लेना चाहिए। आप मतलब उनके त्याग बलिदान पर कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह ही नहीं लग सकता, लेकिन उनके डिसीजन जो भावनात्मक रूप से लिए गए जोश में, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं राणा सांगा का। मेरे फेवरेट हीरो हैं हमेशा के लिए, ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि राणा सांगा इतिहास इतना डीपली पढ़ा है, राजस्थान का इतनी किताब पढ़ा है। राणा सांगा एक अलग ही चीज है। लेकिन राणा सांगा की गलती देखिए आप, कि जब युद्ध हो रहा होता है खानवा का, तो अपने घायल सैनिकों को देख करके कि तोप गोले से कैसे इनके सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, राणा सांगा से कंट्रोल नहीं हुआ और युद्ध के मैदान में खुद राणा सांगा कूद पड़े। वहीं वो युद्ध ही खत्म हो गया। वो खुद मैदान में नहीं उतरना चाहिए था, सिर्फ खड़े रह करके और भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए जो है ध्यान रखना चाहिए था कहां कौन सा पक्ष कमजोर हो रहा है। क्योंकि राजपूत इतने ज्यादा थे, बाबर खुद कहता है कि मैं तो हैरान था, मैं 50 राजपूत मरते हैं, 100 और निकल के आ जाते हैं, इधर से घोड़े से उड़ाता हूं फिर पीछे से और निकल के आ जाते हैं। दोपहर का सूरज मेरी आंखों पर आ रहा था, मेरी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि तोप गोला जो है वो अब लगभग ना के बराबर रह गया था, सिर्फ थोड़ी देर और चल सकता था, और तोप गोला खत्म तो बाबर भी खत्म। लेकिन वो राणा सांगा मैदान में कूद पड़ा, कूद पड़ते ही सारा खेल खत्म हो गया। राणा सांगा की तीर लगा, तीर लगते ही राजा घायल। और हमारे जो राजा होते थे उनमें सीधा सा सिस्टम था कि जब तक राजा मैदान में है तब तक सेना मैदान में, राजा नहीं तो सेना भी नहीं। तो भावनात्मक होना अच्छा जरूर है, लेकिन जो राजा हमेशा होता है वो ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी होता है। और जो राजा शांत चित्त और ठंडे दिमाग के हुए हैं वो बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छा लंबा चौड़ा शासनकाल उनका रहा है। सेनापति जो सैनिक होता है उसको होना चाहिए बिल्कुल एग्रेसिव, या तो मर दूंगा या मार दूंगा। राजा के अंदर कभी ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सैनिकों जैसा जो ये रणकौशल था उनमें जो नहीं थी ये चीजें, और एक सुयोग्य जो नेतृत्व होना चाहिए था वो नहीं था। क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। तो अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। तो ये चीजें देखिए, एक तरफ से अगर अंग्रेजों का पक्ष देखें तो आप फिर ये देख सकते हैं कि आखिर आधी दुनिया पर अंग्रेज राज कैसे कर गए। तो यहां अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, बाहर के लोगों ने राज किया, उसमें यहां के लोगों की जो कमी है वो सबसे बड़ी थी। और आज भी वही कमी है, वो आज भी वही चीजें हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। मैं ये सोचता हूं कभी कभी इतिहास के बारे में कि जब ये अंग्रेज वगैरह आए थे और यहाँ ये हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे थे, उस समय अगर यहाँ पर महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, मारवाड़ में राठौड़ मालदेव, ये जयपुर में मान सिंह, उस समय अगर ये लोग रहे होते तो कैसे एक इतना एक से बढ़कर एक योद्धा, तो कैसे मतलब वो उनको यहां पर आने ही नहीं देते। अंग्रेज कभी नहीं टिक पाते। लेकिन मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी जो है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर कभी पढ़ी हो, विश्व इतिहास एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री तो वैसे भी एक जबरदस्त चीज है। अगर किसी ने विश्व इतिहास पढ़ा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने चीज पढ़ी होगी कि 18वीं शताब्दी का जो एक समय आता है वो पूरे विश्व के अंदर ही एक तरह से विकेंद्रीकरण का युग आ जाता है। यानी उससे पहले तक सत्ता कभी हर जगह, चाहे पूरे विश्व में कोई सा भी स्थान हो, एक तरह से केंद्रीकृत सत्ता होने का समय था। 18वीं शताब्दी के बाद में पूरे विश्व में एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है। यानी सत्ता अब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह रही, वहां पर अब छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए और भ्रष्टाचार का युग आ जाता है बड़ा भयंकर। अब उससे पहले उतना नहीं होता था।
18वीं शताब्दी के बाद तो पूरी तरह से ही भ्रष्टाचार का युग आ जाता है और पूरे विश्व के जो शासक राजा कोई भी हो उनका नैतिक रूप से पतन शुरू हो जाता है। ये पूरे विश्व की घटना है, ये केवल एक, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं राजस्थान की, केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरा अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। और भी कई नाम आएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसी किताब में है। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो इस तरह से एक लोग तैयार हुए और जो है समय के साथ साथ में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, यहाँ के लोग बच्चे बाहर गए, पढ़े लिखे, वो उनमें जो है एक जागृति आई और फिर आगे से आगे वो प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें जैसे बिहार वगैरह है, तो शिक्षा में मामला इतना खराब क्यों है? जबकि बिहार का इतिहास अगर देखें तो जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिहार ही बिहार आता है उसमें। मौर्य काल पढ़ लो, गुप्त काल पढ़ लो, स्वर्णिम काल जो भारत के रहे हैं वो बिहार से रहे हैं। बिहार में जो आज राजधानी है पटना, वही कभी प्राचीन नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, समुद्रगुप्त, ये जो गुप्त काल वाले शासक रहे, एक से बढ़कर एक महान शासक रहे। दुनिया भर के जो संसाधन वो बिहार में। इतना पिछड़पन क्यों है? बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए? क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहते कि वहां शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा का प्रसार हो गया तो लोग जाग जाएंगे और जो नेता हंसी मस्करी करते हैं बस लोग उनमें खुश रहते हैं। भाई अब जैसे मान लीजिए लालू यादव है, अब लोग फैन हैं, ठीक है, उनमें कुछ वो चीजें हैं कि वो लोगों को मतलब अच्छी इस तरह से बोल सकते हैं कि सबको, कोई अगर नाराज भी हो तो उसको भी हंसी आ जाए। और एक चीज होती है हाजिर जवाबी, वो भी लालू यादव में बहुत जबरदस्त है। लेकिन पॉलिटिशियन के तौर पर अगर आप ये देखो कि बिहार के लोगों के लिए क्या किया है, तो आप खुद देख लेना। मैं सिर्फ एक उदाहरण बताया है, कोई समर्थक हो, पसंद करता हो तो कोई दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं वही चीज बात करता हूं जो फैक्ट रूप में क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे बहुत पॉलिटिशियन हैं जो कभी ये नहीं चाहते कि वहां की जनता कभी पढ़े लिखे, वो कभी नहीं चाहेंगे। शिक्षा में सुधार हो, वो कभी नहीं चाहेंगे। जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, इस पर वो बहुत बड़ा पैसा लगाने को तैयार रहते हैं। और जनता बेवकूफ बनती भी है, आज बेवकूफ ही है जनता। कौन सी, क्या जनता क्या करती है? एक ईमानदार योग्य व्यक्ति अगर आकर के कोई सीधी सपाट बात कहे तो जनता उसको गद्दी से हटा देती है। और जो आकर के बड़े बड़े लच्छेदार भाषा बोले, जनता को कहे कि आप तो हमारे माई बाप हो, जनता तो भगवान समान होती है, और बस इतने में तो जनता हो जाती है ओहो बस हम ही हम हैं और बस इसी को ही वोट देंगे हम। तो जनता कौन सी कम होती है? खैर आज के वीडियो में इतना ही, और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें जो काफी चीजें आपके समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे इसमें राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल क्वेश्चन क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कई विद्यार्थी तो मुझे कहते हैं, कई बार कमेंट आते हैं कि सर आप शेयर करने का कहते हो, इतना अच्छा कोर्स होता है। जैसे मेरे जो ऐप पे कोर्स चला रखा है अभी, वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला चल रहा है, उसमें कई कमेंट मेरे पास में से आ गए, सर इतना अच्छा कोर्स है, हम तो किसी को नहीं बताते, हम शेयर करते नहीं। हमने कोई और कोचिंग के भी ले रखे हैं, उनका नाम बोल देते हैं जिनका नाम सब जानते हैं, भाई उसका ले लो बहुत बढ़िया है, आप वाला हम किसी को बताते नहीं है। इतना अच्छा कोर्स क्यों बताएं? सब कुछ इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है, नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं, एक एक चीज इतनी डीपली समझाते हो, लाइन टू लाइन समझाते हो सीक्वेंस से। मैंने कहा भाई ऐसे मत किया करो, शेयर किया करो, तुम्हारा भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। तो इतनी मेहनत से कोई चीज बनती है तो वो अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई अच्छी चीज है तो उसको शेयर ही नहीं करो, कि नहीं नहीं किसी और को लाभ नहीं हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।